अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम सलाम। सही है, आप लोगों का भी सलाम था। वालेकुम सलाम। ठीक है, आ रही है आवाज़। बहुत हल्की आ रही है। तो ये हल्की वाली कौन है? आयशा खान। आयशा खान ज़रा चेक करें अपना एंट्री। आ जाएगी तेज़ आवाज़ में। ज़्यादा तेज़ आवाज़ भी कान पे भड़बड़ाती है ना, गूंजती है। तो ऐसा भी होना चाहिए। ऐसे ही है ना? तो अभी तो फिलहाल आ रही है आवाज़, अब सही आ रही है? अब ठीक है आवाज़? सबको क्लियर आ रही है बाकी? आयशा खान ठीक आ गई आवाज़? सही है जी। नूरुल नैन, इकरा फातिमा, सही है। ओके 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 ओके, ठीक है। 8 स्टूडेंट अभी आए, तकरीबन 1-2 मेरे हिसाब से कम लग रहे हैं मुझे अभी, है ना? तो 1-2 और आ जाए तो फिर देखते हैं। 2 मिनट का वेट कर लें, इजाज़त दूँ अगर? अगर आप सबकी इजाज़त हो तो 2 मिनट का वेट कर लें? जी शुक्रिया। निकात ने इजाज़त दे दी है, तो आपको तो पता है मैं टाइम पे आया था क्लास लेके। तो ठीक है, 2-4 मिनट रुक जाते हैं और सही है। चलिए अब तक ये पूरा पिछला काम बताएँ, क्या रिपोर्ट है काम की पिछले वाली? आज का मैंने टेस्ट वगैरह दिया था, आज काम भी तो चेक करना था ना?
तो मैंने कहा था अगली मीटिंग में आपका काम चेक करूंगा ना, सेकंड मीटिंग में जो अगली मीटिंग होगी उसमें काम चेक करूंगा ना। आज मैंने ये कहा था ना बच्चों, ये कहा था कैमरे के जरिए देख के मैं आपका काम चेक करता हूँ, ठीक है। आप मुझे अपने काम दिखाएंगे। और पिछले हफ्ते कहा था मैंने काम चेक करना है ना। हाँ देखा, इकरा फातिमा सही कह रही है। यस, आयशा खान भी कह रही काम चेक करना है ना। मैंने कहा था मैं काम चेक करूंगा, मैंने कहा तो था। और मेरे ख्याल है काम तो मुकम्मल है निकाल, आपका भी शायद, सबका ही मुकम्मल है काम तो। 10 मार्च के ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन की आंसर। 10 कहाँ से आ गया भाई? अभी भी 3 सवाल रहते हैं, उसके बाद तो फिर एमसीक्यू भी रहती होंगी। जो मैंने कहा था चैप्टर के आखिर में एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक से वो भी कर लेगा, है ना। ऐसे ही है ना। फर्स्ट चैप्टर बस चेक कीजिएगा। हाँ हाँ, फर्स्ट चैप्टर ही चेक करूंगा, सेकंड का मैंने बोला ही नहीं। हाँ फर्स्ट चैप्टर ओनली। सेकंड तो अभी शुरू किया है, अभी तो मैंने आपको कल लॉ ऑफ मास सेक्शन जो है, कंजर्वेशन ऑफ मास सब कहते हैं, मास सेक्शन जो है, कल उसको हमने डिस्कस किया था आपके पास। अच्छा जी, देख लेते हैं, लास्ट डे भी देख लेते हैं, बात करते हैं इस पे अगले लेक्चर में, बात करते हैं इसको, ठीक है। तो ये कि मेरे ख्याल 8 बच्चे आ गए, चलो उसी में शुरू करते हैं क्लास को, ठीक है। तो कल हमने बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने डिस्कस किया था, और उसके मुताबिक आपके पास क्या था बेटा कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। मैंने बताया था कि लेवाइजर ने इसको डिस्कवर किया था, और उसने ये स्टेटमेंट था आपके पास, यानी केमिकल रिएक्शन द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्टिव सब्सटेंसेस इज इक्वल टू द फाइनल वेट। बट वेयर इज रिजा? रिजा कहाँ है? रिजा नजर नहीं आ रही आज, रिजा फैसल, रिजा, रिजा नजर नहीं आ रही। लग रहा है मंडी चली गई गाय लेने। हाँ रिजा भी नहीं पहुंची शायद, है ना। आ जाएगी आ जाएगी, चलो खैर। तो जनाब स्टेटमेंट आपके पास हो गया था ये वाला, एक्सपेरिमेंट किया था आपके पास ने लेवाइजर ने। फिर उसके बाद मैंने आपको इसकी मिसालें दी थी मजीद, कि जो रिएक्टेंट होता है उनका मास और जो आपके पास प्रोडक्ट होता है उनका मास आपस में क्या होते हैं बच्चे, बराबर होता है आपके पास। मानूर भी नहीं है, दो लोग अभी नहीं है, लग रहा है दोनों मंडी चली गई हैं आज गाय लेने के लिए। अरे ईद की छुट्टियां सबर करो कि पढ़ो थोड़ा सा, कुछ पढ़ लो। इतनी छुट्टियां हो गई स्कूलों के अंदर भी, 6 6 महीने 5 5 महीने घर बैठे हो, अब भी छुट्टियां चाहिए ना। अभी थोड़ा पढ़ो, सही है, तो थोड़ा पढ़ लो जरा भी। हाँ थोड़ा काम कर लो, शाबाश। हाँ तो मैं बता रहा था आपके पास ये तमाम जगह डिस्कस करी थी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट होता है और जो प्रोडक्ट होता है उसकी मिकदार हमेशा क्या होती है बेटा, हमारे पास बराबर होती है, ठीक है। और फिर और स्लाइड थी आपके पास, मैंने आपको इधर ये मिसाल दी थी। और आज हमें डिस्कस करना है आपके पास लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एच लैंडोल्ट, लैंडोल्ट ने क्या किया आपके पास, लैंडोल्ट ने इसको एक्सपेरिमेंट से समझाया, जिसे आप लोग कहते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है बच्चे। लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट आपके पास क्या होता है, लैंडोल्ट ने इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करने के लिए एक एच शेप की आपके पास ट्यूब ली, ठीक है। या मैं बना तो छोटी सी अंदाजा क्यों बना रहा हूँ, आप लोग सीढ़ी बना लेगा बुक के अंदर, ये तो मैं उससे बना रहा हूँ, क्या नाम है इसका, चलिए कोशिश करते हैं साफ बनाने की, सही है। बस आज भी मेरे जहन से निकल गया कि इसकी पिक्चर में उठा कर लिया था। चले वो तो आपको पता ही होगी पिक्चर तो, ये इस तरह की उसने ट्यूब ली, एच शेप आपके पास, ठीक है। और यहाँ से भी लगा लो, दो यहाँ लगा लो, दो यहाँ लगा लो, और दो यहाँ लगा लो, ठीक है। तुक्का तो वही दिखता है, पता है ना पिक्चर क्या बनी सबको। हाँ हाँ, क्या एंगुलर शेप में मैंने मिलाया इसको, ये भी झालर आ गई, कोई मसला नहीं, ठीक है। और ये आपके पास एच शेप थोड़ी सी बड़ी कर दे रहा हूँ इसको मैं, सही है। थोड़ा सा यहाँ से भी इसको करना बड़ा कर दे रहा हूँ, ये इसको यहाँ से बंद कर दिया, इसको यहाँ से बंद कर दिया।
हाँ हाँ, सबने बनाई भी, मतलब समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। ये मैं आपको एक्सपेरिमेंटली समझा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दी थी, तो एक्सपेरिमेंटली समझा रहा हूँ। बनाई तो बहुत सारे लोगों ने होगी, लेकिन इसको एज अ एक्सपेरिमेंटली बता रहा हूँ कि आपके पास से क्या किया था। ये आपके पास जो पहला था, इसे लिम्ब ए कहा था, ठीक है। ये आपके पास लिम्ब था, इसे लिम्ब ए का नाम दिया था उसने लैंडोल्ट ने, ठीक है। और ये जो आपके पास था, इससे जो है वो लिम्ब बी का नाम दिया, ठीक है। इसके अंदर एक सॉल्यूशन भरा था। देखिए ये वर्टिकल लेयर का मकसद क्या था? वर्टिकल लेयर का मकसद ये था इसको कि यहाँ वाला सॉल्यूशन और यहाँ वाला सॉल्यूशन आपस में ज्वाइन ना हो जाए, यानी कि ये दोनों आपस में ना मिल जाए, इसीलिए इसको लिया गया था जनाब वर्टिकल, ठीक है। यानी कि ये सॉल्यूशन अलग रहा, ये सॉल्यूशन अलग है। इसने क्या करा कि इस वाले जो लिम्ब ए था, इसमें डाला एक सॉल्यूशन जिसका नाम था सिल्वर नाइट्रेट, जिसे आप लोग कहते हैं जनाब AgNO3। ये आपके पास है सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला था सिल्वर नाइट्रेट का, ठीक है। और जो आपके पास यहाँ पर लिम्ब बी था, कौन सा वाला? ये वाला। इसने जनाब यहाँ पर डाला आपके पास HCl, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। यानी कि यहाँ पर इसने समझ लें कि ये हल्के हल्के इनको ये इसने यहाँ पर लिम्ब को ये फिल कर दिया था, ये फिल करा हुआ है, सही है। और यहाँ पर जो है समझ लें HCl भरा हुआ है आपके पास, ये HCl भरा हुआ है इसके अंदर लिम्ब बी के अंदर आपके पास। और कोशिश है कि ये रेंज से ऊपर ना जाए, यानी कि ये अलग रहे, ये अलग है, ये अलग है, क्योंकि अभी इनको मिलाया नहीं है, ठीक है। अब इसमें एयर दाखिल ना हो, तो क्या करा, दोनों को यहां से इसको पैक कर दिया, ठीक है। तो इसको यहां से भी बंद कर दिया और जनाब इसको यहां से। अब क्या किया, मैंने आपको बताया था फिजिकल बैलेंस होता है, जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम किसी भी चीज का वेट करते हैं अपने पास ना, और उसके अंदर ऐसे लंबा लटका सकते हैं इसको। तो इसने क्या करा कि इसने फिजिकल बैलेंस, यानी क्या करा, इसने दो चीज ली थी, AgNO3, पहला क्या था AgNO3, ये रिएक्टेंट था आपके पास ना, और इसमें इसने क्या मिलाना था, इसमें जनाब इसने मिलाया नहीं अभी, अभी दोनों ये अलग हैं। और दूसरा आपके पास क्या था, ये लिया इसने जनाब HCl, ठीक है, राइट। अब क्या हुआ, अब इसने क्या करा, लैंडोल्ट ने इन दोनों का इसका पूरा उठा के इसने फिजिकल बैलेंस से इसका वेट किया, राइट। एक मैं अंदाजन बता रहा हूं कि फर्ज करें जनाब इसका वेट आपके पास आया था 100 ग्राम, ठीक है। क्या है जनाब इसका वेट? इसका वेट फर्ज कीजिए कि वो कितना था बिफोर शेक, यानी कि मिलाने से पहले, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया है, अभी दोनों रिएक्टर अलग हैं। तो फर्ज करें जनाब इसका जो वेट है वो आपके पास आया 100 ग्राम। अब इसने क्या करा कि इसको उतारा और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। जब मिक्स किया तो ये AgNO3 और HCl आपस में मिल गए और फिर लटका दिया। जब ये AgNO3 और HCl रिएक्शन मिला तो ये Ag ने रिएक्शन करा होगा Cl के साथ, ये बना AgCl, और ये जो H था इसने रिएक्शन किया इसके साथ, है ना, तो HNO3 बन गया। तो प्रोडक्ट क्या बना? प्रोडक्ट बना जनाब, ये बना इसके पास AgCl, ठीक है, और प्लस यहां पर क्या बना, ये प्रोडक्ट बन गया आपके पास HNO3। इससे पहले क्या था? इससे पहले रिएक्टेंट था आपके पास ना। अब इसके नतीजे में आपके पास जो तब्दीली बातें हो गई उसे कहते हैं प्रोडक्ट। इसके बना व्हाइट पिगमेंट, कहते हैं सफेद झाग, ये देह में बैठ गया इसकी। अब इसने क्या करा, लैंडोल्ट ने इसका दोबारा वेट किया जब ये प्रोडक्ट बन गया। तो नतीजा इसने अखज ये किया कि जितना वेट इसका पहले था उतना ही वेट इसका बाद में भी आया, यानी कि 100 ग्राम इसका जो वेट था वो इसके पास बाद में भी आया, जिससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वेरीफाई हो जाता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होता है
मिकदार आपस में क्या होती है, वो बराबर। ये था आपके पास एच डॉट लैंडोल्फ एक्सपेरिमेंट, और इसके जरिए हमने क्या करा जनाब, इसके जरिए इस लॉ को इन्होंने वेरीफाई किया हमने लॉ को। ठीक है, तो एग्जाम में सवाल कुछ इस तरह से आता है कि डिफाइंड एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लैंडोल्फ एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन का स्टेटमेंट लिखना है, और स्टेटमेंट लिखने के बाद आपने एच लैंडोल्फ जो बुक है, मैं आपको उसका निशान बता दूंगा उसमें कहाँ निशान है इसके ऊपर, बॉक्स के बाद होगा, बॉक्स के बाद नहीं भी होगा, तो फिर आपने बुक से आपने इस लैंडोल्फ के एक्सपेरिमेंट को लिखना है। ठीक है, कि इसने ये एक्सपेरिमेंट आपके पास क्या किया, क्या कहते हैं जनाब, इसने एच शेप की ट्यूब ली। एच शेप की ट्यूब लेने की वजह, उसकी वजह जनाब ये थी ताकि ये दोनों जो सोल्यूशन है आपस में ना मिले। इसने क्या किया, अब आवाज सही आएगी, ठीक है। इसने क्या किया कि इसने इन दोनों का पहले जो है वो वेट किया। फर्स्ट करें, इनको मिलाया नहीं था, दोनों को अलग अलग थे ये वाले, लिम्ब ए में अलग था, लिम्ब बी में अलग था। ठीक है, तो इसने लिया फर्स्ट किया कि जनाब इसका जो वेट था वो आया आपके पास 100 ग्राम। ठीक है, अब इसने दोनों को चेक करके मिला दिया, ये इसका प्रोडक्ट बन गया। अब जनाब इसने क्या करा कि इसने दोबारा इसका वेट किया, तो अगेन देखा इसने इसका वेट आपके पास रिमेन्स सेम था। इट मीन दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि इन एनी केमिकल रिएक्शन द रिएक्टिव सब्सटेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट सब्सटेंस के, तो किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो इनिशियल वेट होता है रिएक्टेंट का वो हमेशा फाइनल वेट के बराबर होता है। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो मिकदार होती है वो हमेशा बराबर होती है। ठीक है, तो आई होप सो कि आप ये लॉ समझ में आ गया होगा। चलिए बताइए मुझे, सबको क्लियर है बेटा, लॉ समझ में आ गया है? लैंडोल्फ का लॉ बड़ा आसान सा था, ये भी सब क्लियर है? चलिए बताइए, क्लियर, ओके। और मजीद वजिया ने दिया मैसेज, जी समझ आ गया, निकात का भी आ गया, यस समझ में आ गया, क्लियर, जी बिल्कुल है, ओके। जैनब फातिमा क्लियर हो गया, ओके बच्चों, तक हमने सब लोगों को क्लियर हो गया, ओके। कल वाला काम पे सबको क्लियर हो गया बच्चा, जो मैंने समझाया था स्टेटमेंट, क्लियर है सबको? ओके, ये भी सब क्लियर है एक्सपेरिमेंट, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, ये जो है वो नॉर्मली एक नॉलेज के लिए बात की। ठीक है, और ये भी क्लियर है सारे जो बताए थे एग्जाम्पल मैंने मजीद, ये आपके पास लॉ जो है वो समझ लें आपके पास खत्म हो गया। और ये दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ऐसी बना हुआ है कि बिफोर वेट आफ्टर वेट हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। देखिए कितनी जबरदस्त पिक्चर है ना, एक कार्टून की इधर वेट, एक कार्टून तस्वीर के सामने खड़ा हुआ शीशे के सामने, जो इसका वेट है और जो इसका वेट है वो आपस में क्या है, इक्वल है ना। तो ये आपके पास एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को समझने का आसान तरीका भी है कि आप इसको इजी वे में समझ सकते हैं कि इनिशियल वेट या मास इज ऑलवेज इक्वल टू द फाइनल वेट या मास। ठीक है, तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, क्लियर है बेटा सबको, सबको ये अगले लॉ पर आ जाए। इसके लिए लो पिक्चर ऐसी देख लेना, कभी समझ लेना आप शीशे के सामने खड़ी हुई हो। ठीक है, ठीक है, तो ये बेटा क्लियर है ये भी? जी सर, वॉइस 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 तो आ जाएगी, कट रही है अभी, 1 मिनट में दोबारा क्लियर हो जाएगी। अब बताओ आवाज क्लियर आ रही है? अब सही आवाज? ओके, तो बिफोर वेट और आफ्टर वेट आपस में बराबर होता है, तो ये पूरा आपके पास लॉ क्लियर हो गया। तो बेटा अगले लॉ पे चले। हाँ भाई, सबको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्लियर है बच्चों? ओके ठीक है, अगले लॉ पे जाते हैं आपके पास, एक दफा स्लाइड दोबारा जाना शुरू से और फिर अगले लॉ पे जा रहा हूँ। ठीक है, हमने जो लैंडोल्फ एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, ये वाला लॉ ये हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, चैप्टर में ये पढ़ना था, ये क्लियर था। उसके बाद मैंने स्लाइड यही लगाई दूसरी वाली, इसमें बताया गया कि हमने कितने लॉस पढ़ने, फिर आगे गए, फिर बताया लैंडोल्फ भी लेवाइजर ने इसको डिस्कवर किया था, इसका स्टेटमेंट आ गया, उसका एक्सपेरिमेंट बताया आपको मैंने, इसकी मजीद मैंने आपको एग्जाम्पलें दी, मजीद एग्जाम्पलें दी,
और आखिर में आपको एचलैंडोल जो एक्सपेरिमेंट था इससे आपको वेरीफाई कर दिया, और ये ऐसी एक फर्दी पिक्चर तफरी में बना दी कि इनिशियल वेट और फाइनल वेट आपस में क्या होगा, ऐसा गिलास से पानी, तो ये आपस में क्या होगा बच्चे, ये बेटा आपस में बराबर होगा आपके पास। तो आई होप सो ये सबको क्लियर हो चुका होगा। अब जनाब आ गया सेकंड लॉ, इसे कहते हैं आपके पास लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, और इसे कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन भी कहते हैं आपके पास। सबके सामने स्क्रीन आ रही है, ठीक है, इसमें ऑथर का नाम भी आ रहा है, बताओ क्या नाम है इसका ऑथर का नाम, ऑथर का नाम क्या है बेटा जल्दी बताइए। हाँ भाई जी, लुईस प्रॉस्ट। इसकी हैंडसम तस्वीर बनी है सामने आपके सामने, ठीक है, तो ये हो गया इसका फाउंडर, ऐसे ही है लुईस प्रॉस्ट, यानी कि ये जो चीज आपके पास एमसीक्यूज में काम आ सकती है ना, और ये आपके पास ऑथर की सामने तस्वीर बनी हुई है, ठीक है, क्या नाम है इसका, लुईस प्रॉस्ट, राइट। आइंस्टाइन वाला एंड में बेटा, अभी नहीं, आइंस्टाइन वाला अभी नहीं बताऊंगा, आइंस्टाइन वाली बात करूंगा चैप्टर नंबर 3 के अंदर जाके, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, अभी नहीं, अभी इसकी स्लाइड बनाऊंगा उसके तरीके से, चैप्टर 3 की है वो अलग से, वो बताऊंगा, फिर चैप्टर 2 की बता दूंगा, इस तरह का इंट्रोडक्शन दिया आइंस्टाइन का, उसकी कहानी बात में, ठीक है, अभी नहीं। तो ये इसकी आपके पास पिक्चर बनी हुई है, और ये देखें इसकी एक खूबसूरत सी नाक दिख रही है, ये इसकी आंखें हैं, यहाँ पे इसकी सुखी वगैरह लगी हुई सारी, पाउडर है सारा ये, और ये उस जमाने का ये कोट भी पहना हुआ है आपके पास। तो आपको समझना होगा कि व्हाट इज द मीन बाय कांस्टेंट, सही है जी, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। कांस्टेंट का मतलब ये होता है किसी चीज की क्वांटिटी को कम या ज्यादा ना करना, बल्कि फिक्स रखना, उसे कहते हैं आपके पास कांस्टेंट, राइट। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट जो कंपोजिशन है, असल में अब हमें डिस्कस करना है आपको कि क्या मुराद है। देखिए छोटी सी मिसाल लेते हैं पहले, अभी फिर आवाज नहीं आ रही, अब बताओ आवाज आ रही है? आज इतने प्रोपोर्शन नहीं, सबसे शुरू में नाम लिखे हुए ना बेटे सबके, कि स्किन लॉक्स को क्या क्या भी कहते हैं, ठीक है, तो मेरे ख्याल अब आवाज क्लियर आ रही होगी, ठीक है, क्योंकि अब मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ थोड़ी सी, तो जरा उस पर तवज्जो दे दीजिएगा, ओके। देखिए ये बड़ी आसान दवा से समझाता हूँ आपके पास। आप गए एक शादी के अंदर, और आप जितने भी बच्चे हैं या जो भी आपके पास है, फर्ज करें आपकी जो खुराक है वो एक प्लेट है खाने के अंदर, यानी कि आपको खाना दूंगा तो आप एक प्लेट खा सकते हो, उससे कम तो खा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं खा सकते, यानी कि एक प्लेट आपकी समझ लें फाइनल खुराक है, यानी कि समझ लें या किसी भी चीज की समझ लें आपके पास वो एक फिक्स खुराक है। अब मैंने क्या करा, मैंने जनाब आपको एक प्लेट दे दी, समझ लें ये बिरयानी, ठीक है, और जनाब यहां पर दे दिया मैंने आपको थोड़ा सा, समझ लें ये दे दिया रायता, समझ लें ये बिरयानी है रायता। फर्ज कीजिए जनाब कि 10 ग्राम, यानी एक प्लेट में 10 ग्राम बिरयानी आई है, ठीक है, और 1 ग्राम आपके पास समझ लें रायता है ये। अब मुझे बताओ आपने कितना खाना खाया इसमें टोटल, आपने कितना खाना खाया,
10 ग्राम खाया, 11 ग्राम खाया, 11 ग्राम, क्योंकि 10 ग्राम तो बिरयानी है, 1 ग्राम उसमें रायता हो गया। तो जनाब आपने कितना खा लिया? 11 ग्राम। ये 11 ग्राम समझ लें आपकी फाइनल खुराक है। आप इससे ज्यादा खाना नहीं खा सकते, सही है। अब मैंने क्या करा, प्लेट बिरयानी की पहले एक थी, 10 ग्राम थी, अब मैंने इसको कर दिया जनाब प्लेट को 20 ग्राम। यूं समझ ले 2 प्लेट दे दी आपको बिरयानी की, सही है। और रायता जो है समझ ले वो मैंने आपको दे दिया वही 1 ग्राम, ठीक है, ऐसा ही है। अब आप मुझे बताओ कितनी खाओगे बिरयानी? 21 ग्राम। और कोई बताओ? 11 ग्राम आयशा कह रही है। और बताओ, जल्दी बताओ। मजीद मजीद कमेंट्स नहीं आ रहे ना? 22 ग्राम। और बताओ? 77 ग्राम। आपकी खुराक कितनी है? 11 ग्राम। अब मैं यहां पे आपको 2 प्लेट दे दूं, 3 प्लेट दे दूं, जितना भी दे दूं, कितना खाना खाओगे? जितना आपकी खुराक है। कितनी खुराक है? 11 ग्राम ही खाओगे। और बाकी क्या होगा? वेस्ट कर दोगे, छोड़ दोगे, है ना। अब मैं चाहूं चाहे इसको 30 ग्राम कर दूं, 40 ग्राम कर दूं, 50 ग्राम कर दूं, लेकिन ये अगर मैं कांस्टेंट रखूंगा, ये क्या रहेगा? ये कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये दो, एक के लिए 2 ग्राम कर दिया तो ये भी तो खाने में आ रहे हैं ना आपके पास, तो फिर ये लो गलत हो जाएगा। तो लिहाजा एक की जो मिकदार है वो रखनी है कांस्टेंट। अगर दो चीजें मिला रहे हैं तो उसमें एक की मिकदार आपने रखनी है कांस्टेंट। तो लिहाजा जब आप दो चीजें मिला रहे हैं और उसमें अगर एक की मिकदार आप रखते हैं कांस्टेंट, तो हमेशा जो प्रोडक्ट होगा उसकी मिकदार भी आपके पास क्या होगी? वो सेम ही होगी। कितनी होगी? सेम होगी। यानी कि अगर मेरी खुराक 11 ग्राम की है या 10 ग्राम की है, तो मैं आपको 40 ग्राम भी खाना दे दूं तो आप जब भी 10 या 11 ग्राम ही खाओगे खाना, उससे ज्यादा नहीं खाओगे। जो बचेगा वो आप उसको वेस्ट कर दोगे, उसको आप क्या करोगे? छोड़ दोगे आपके पास। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है, ठीक है। तो ये लॉ भी समझ ले, ऐसे ही आपके पास लॉ ये क्या कहता है? देखिए लॉ ये कह रहा है different samples of the same compound always contain the same element combined together in the same proportion by mass। ये कह रहा है अगर मुख्तलिफ एलिमेंट को अगर आप मिलाते हैं, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट होता है उसकी क्वांटिटी हमेशा जो है वो क्या रहती है आपके पास? सेम रहती है मास के लिहाज से, ठीक है। लेकिन कब? जब उसमें एक चीज की क्वांटिटी को आप क्या रखोगे? फिक्स रखोगे, या समझ लो कांस्टेंट रखोगे आपके पास, ठीक है। इस बात को साबित किया बर्जीलियस ने। ये दूसरा स्टेटमेंट है इसका आपके पास, बात वही है आपके पास, ठीक है जनाब। एग्जाम्पल भी ले ली इन लोगों ने, ऑक्सीजन के लिहाज से सेम मास हो जाएगा। तो अब बात करनी जनाब हमने बर्जीलियस एक्सपेरिमेंट की। इसके अंदर असल में क्या क्या बर्जीलियस ने? बर्जीलियस ने ये किया कि 10 ग्राम लिया लेड। लेड देखा सबने? लेड देखा है? पीबी, पलंबो। बैटरी की जो प्लेट होती है वो लेड होती है। जो बैटरी जो आप यूज करते हैं उसकी जो प्लेटें होती हैं वो लेड की बनी होती है, ठीक है। तो लेड भी आपके पास एक मेटल है। क्या लिया जनाब? इसने लेड लिया 10 ग्राम और उसमें कुछ मिलाने लगे सल्फर डाला। कितना? तकरीबन 1.56 ग्राम सल्फर लिया। उसने क्या देखा? उसने देखा जो इसके बाद जो लेड सल्फाइड बना वो बना 11.56 ग्राम। अब वो कैसे? मैं आपको एग्जांपल यहां पे लिखता हूं इक्वेशन के जरिए। इसने क्या किया जनाब? इसने लिया लेड। लेड का सिंबल क्या है? पीबी।
किसने? बर्जीलियस ने। नहीं 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 नहीं, वो वाली वाली बैटरी वाली प्लेट बेटा, बैटरी वाली प्लेट, जो बैटरी के अंदर प्लेटें लगी हुई होती हैं वो प्लेट। सोलर तो ऊपर लगा, वो अलग चीज है। सही है जी, लेड लिया इसने। इस लेड में इसने मिलाया जनाब सल्फर, जिसे कहते हैं गंधक। ये सल्फर का सिंबल है, वो लेड का सिंबल है। दोनों मिलके क्या बना? अरे बैटरी को नीचे आके देखो, बैटरी में नीचे जो प्लेटें लगी होती है, प्लेट होती है जिससे बैटरी बनी हुई होती है, व्हाइट कलर की अलग ही दिख रही होती है, अंदर प्लेटें लगी हुई जो होती हैं। कभी बैटरी को ऊपर नीचे साइड से झाँक लो, वो जो लगी हुई होती है लंबी लंबी प्लेटें होती है बैटरी की। सबसे आराम से तो बैटरी की प्लेट देख लोगे, ऐसे दिख जाती है वो तो। जी, तो ये लेड हो गया, सल्फर लिया इसने। तो जनाब क्या बना होगा इसके पास? ये मिलके बना इसके पास लेड सल्फाइड, जिसे आप कहते हैं पीबी और एस। हाँ देख लेना बेटा, आजकल तो हर घर में बैटरी मौजूद है क्योंकि लाइट बहुत जाती है। यूपीएस वाली बैटरी, कोई भी बैटरी लगा लें तो उसकी जो प्लेट होती है वो जिससे लेड होता है वो आपके पास, ठीक है। अब इसने क्या करा, जो लेड था इसने लिया जनाब 10 ग्राम, सही है। और जो सल्फर था इसने लिया जनाब इसको 1.56 ग्राम लिया। तो बताओ प्रोडक्ट कितना बना इसका? ये जनाब बना इसके पास 11.56 ग्राम बन गया लेड सल्फाइड। कितना बन गया? 11.56 ग्राम क्या बना? लेड सल्फाइड। यानी कि सब लोग पहली बिरयानी दूसरा रायता, राइट। अब इसने क्या करा, इसने इसको बढ़ा के इसने ले लिया इसको 18 ग्राम, इसको लेड को ले लिया 18 ग्राम, लेकिन इसकी मिकदार इसने वही ली। अब बताओ ये कितना बना होगा लेड सल्फाइड? जल्दी बताओ कितना बना होगा जी? 11.56 ग्राम भी बना है, क्योंकि इसके अंदर जो सल्फर था इसकी जो क्वांटिटी आपके पास क्या थी वो फिक्स थी। तो लिहाजा जो प्रोडक्ट की मिकदार होगी वो हमेशा क्या बनेगी आपके पास? वो बनेगी सेम। और जो बाकी बचा सल्फर वो समझ लें आपके पास लेफ्ट हो गया, यानी कि ये आपके पास ऐसी जाया हो गया, जो भी था आपके पास वो छोड़ दिया ऐसी, ये लेफ्ट ओवर हो गया। तो प्रोडक्ट की जो मिकदार है इसके अंदर वो हमेशा क्या बनेगी? वो हमेशा सेम बनेगी, ठीक है। तो ये था आपके पास बर्जीलियस एक्सपेरिमेंट। और अगर आप देखें बुक के अंदर तो जनाब कुछ इस तरह से बनाया हुआ होगा पिक्चर के तौर पर, ऐसे करके क्यूब बनाया हुआ होगा, इससे नाम दिया होगा जनाब आली लेड का, ये मिला के ये वाला ऐसे बनाया हुआ ना। और ऐसे जो ना झालर सी बनाई हुई होंगी आपके पास, ऐसे ट्रायंगल टाइप की बनाई हुई है ऐसे, है ना। देखिएगा बुक के अंदर, इसको ऐसे ऐसे भरा हुआ है थोड़ा सा ऐसे इसके अंदर, ठीक है। इसको नाम दिया क्या? सल्फर का। और जब ये दोनों मिले तो क्या बन गया? ये बन गया आपके पास लेड सल्फाइड। तो जनाब ये आपके पास बॉक्स बनाया हुआ ये वाला, ऐसे पिक्चर बनाइए फर्जी तौर पर बच्चे, ठीक है। ये बना दिया, इसका नाम दिया लेड सल्फाइड। नहीं ये नहीं बनाया था, सॉरी, यहाँ पे झालर से बनाई होंगी ऐसे करके, ऐसे झालर बना दी, इसे नाम दिया इन्होंने लेड सल्फाइड का मिला के इस तरह करके, है ना। और यहाँ पर जो है वो सल्फर जो बचा हुआ था ना, जो लेड बचा हुआ है वो लिख दिया जनाब लेफ्ट, ये जो बचा हुआ था। पहली वाली में तो पूरा बन गया था, जब ये 10 ग्राम लिया 1.56 ग्राम लिया तो ये बन गया था 11.56 ग्राम। जब इसको 18 ग्राम लिया, इसको 1.56 लिया तो ये बना कितना? 11.56। और यहाँ लिख दिया 8 ग्राम वन लेफ्ट। हो गया सबके पास? बना हुआ ना इस तरह से, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड बर्जीलियस एक्सपेरिमेंट। तो जनाब इसे बर्जीलियस ने इसको एक्सपेरिमेंट साबित किया, तो इसे कहते हैं आपके पास बर्जीलियस एक्सपेरिमेंट। तो इसको कोशिश करते हैं, देखें ऐसे थोड़ा साफ सुथरा बनाने की जगह देखते हैं थोड़ी सी। ये देखें जहाँ जगह बन रही है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको कोशिश करता हूँ ऐसे बनाने की, तो आपके पिक्चर के साथ आप कब तक बुक में बनाएंगे
तो ये समझ लें, ये ले लिया इसने लेड, ठीक है, लेड बन गया जस्ट लाइक एक स्क्वायर शेप में ले लिया, ठीक है। और जो घर में गंधक आती है ना, गंधक जो टैंक वगैरह में डाल रहे होते हैं, उसे कहते हैं गंधक या सल्फर, ठीक है। तो ये हो गया लेड, पीबी। और इसकी मिकदार कितनी ली हुई है? इसकी मिकदार ली हुई है, कितनी ली थी बताना जरा? 10 ग्राम, ठीक है, ये 10 लिया हुआ है, सही है। फिर जनाब यहाँ पर उन्होंने सल्फर बनाया फर्जी तौर पर, वो जनाब कुछ इस तरह से बनाया था ट्रायंगल शेप के अंदर, और इसको यहाँ पे ऐसे करके मिलाया हुआ था, है ना। तो ये कितना था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर जनाब इसे सल्फर लिया, गंधक, ये कितना लिया इसने? ये लिया था आपके पास 1.56 ग्राम लिया हुआ था, ठीक है। जब दोनों मिलाए तो ये ऐसे बन के कुछ ऐसे झालर सी बन गई थी, यूं करके बनाई हुई है, जिसे कहा जनाब इन लोगों ने लेड सल्फाइड का नाम दिया। किसने? बर्जीलियस ने। अजीब सी बनी पिक्चर, ये टेढ़ी मेढ़ी गंदी सी। तो ये बन गया था 11.56 ग्राम लेड सल्फाइड बना आपके पास, और बाकी जो इसमें जो बचा नहीं था। अब जनाब जब इसने 10 की जगह यहाँ पर लिया 18 ग्राम, कितना लिया इसको? 18 ग्राम। तो अभी भी कितना बना ये आपके पास? ये अभी भी बना था आपके पास 11.56 ग्राम लेड सल्फाइड बना। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं एक चीज की मिकदार को, क्वांटिटी को फिक्स लूंगा, तो जो मेरे पास प्रोडक्ट होगा उसकी मिकदार हमेशा क्या बनेगी आपके पास? वो बनेगी सेम। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। आई होप सो कि ये लॉ आपको क्लियर हो गया होगा और अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस लॉ में और दूसरे लॉ में फर्क है। इसमें देखें कि एक की मिकदार आपके पास फिक्स नहीं है, और उसमें आपके पास मिकदार आपके पास क्या थी? वो फिक्स थी, ठीक है बच्चों। तो एक काम करें, इसकी आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें बारी बारी, ठीक है। यहाँ पे शुरू है, पहले इसके स्क्रीनशॉट लें, और सबने भी आ गया होगा, सबको अच्छी तरह से क्लियर? सबको बेटा सबको समझ में आ गया ये अच्छी तरह से बच्चों? लॉ आसान था ये, अगर कभी भूल जाओ तो बिरयानी को जहन में ले आना रायते के साथ, तो मुंह में पानी भी आ जाएगा और इंशाल्लाह मजा भी आएगा, ठीक है। तो ये अच्छा समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया बेटा सबको? तो इसकी पिक्चर ले ली बेटा सबने? स्लाइड को आगे बढ़ाऊं? स्लाइड को आगे बढ़ाऊं? ओके, बढ़ा रहा हूं आगे, सही है, बढ़ा दूं? जी ओके। इसकी पिक्चर लो बच्चा जल्दी से, शाबाश। इसकी ले लो, शाबाश, जल्दी से। ये समझ में आ गया लॉ पूरा ना? ठीक है, ले ली सबने? ओके, ले ली सबने, ओके, जबरदस्त हो गया, ठीक है। तो आगे बढ़ाओ पिक्चर को, ये जनाब आगे बढ़ाई। इसकी भी ले लो, इसका एक और यानी कि स्टेटमेंट है, जो अच्छा लगे वो याद कर लेगा, कोई इशू नहीं है इसमें आपके पास। तो इसकी पिक्चर ले लो, ले ली, शाबाश, गुड, बेहतरीन। आगे बढ़ाऊं? तो इसकी पिक्चर भी ले लो आप, ले ली पिक्चर, ओके, गुड हो गया, बेहतरीन, सही है। तो ये पिक्चर भी आप लोगों ने ले ली। आगे बढ़ाऊं? चले जी, इसकी ले लेगा बर्सिलियस की, और इसकी भी लेके इसकी पिक्चर जो है ना वो उससे बना लेगा, बुक से, या बुक से लेके ज्यादा अच्छा लगेगा बुक के अंदर, इससे तो नॉर्मल लिखा हुआ है आपके पास, सही है, ओके, ले ली। आते हैं अगले लॉ के ऊपर, इजाजत, आगे बढ़ाऊं स्लाइड को। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब नाम आ गया आपके पास जाना पहचाना, है ना। तो अभी आपने दो लॉ डिस्कस कर लिए, एक दफा फिर मैं आपको शो दिलाता हूँ पिक्चर्स, और दोनों लॉस आपने डिस्कस कर लिए हैं। मुझे जो है बताते रहिएगा कि आपको तमाम लॉस की जो स्लाइड्स वगैरह थी वो सब क्लियर है या नहीं है, ठीक है। ये चैप्टर शुरू हुआ हमारा, आई थिंक इसमें कोई मसला नहीं था। आगे बढ़ाई, लॉज है, सबको क्लियर था बेटा? ये बता दें, यही पढ़ लें, ओके। आगे बढ़ाया, क्लियर, यस। स्टेटमेंट ये भी क्लियर था। फिर आगे बढ़ाया, इसी को मजीद एक्सप्लेन किया लेवाइजर के जरिए, क्लियर है, बिल्कुल। आगे बढ़ाया लेवाइजर के बाद मैंने आपको और मजीद एग्जाम्पल दी इसके अलावा भी, इस लिहाज से भी मास सेम होता है, ये भी क्लियर। उसके बाद ये इस तरह मैंने आपको स्लाइड्स बना के जो नीचे बना हुआ है एचएस करके ऐसे बता दिया मॉलिक्यूल की फॉर्म के अंदर। आई होप ये भी क्लियर होगा, ठीक है।
और फिर मैंने आपको एच-लैंडोल्फ का एक्सपेरिमेंट वेरीफाई कर दिया। यकीनन ये भी आपको इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा, है ना? आगे बढ़े, अगला लॉ डिस्कस किया हमने। ये मैंने ऐसी बेड बना दिया, आपको खड़ा कर दिया शीशे के सामने, और देखिए कितने प्यारे लग रही हैं आप लोग, है ना? एक में मेकअप कर रही है और एक बगैर मेकअप के। सही है। तो आगे बढ़ाते हैं। ये भी क्लियर हो गया लॉ, लुईस प्रोस्ट का लॉ ऑफ कांस्टेंट अभी समझाया मैंने आपको, है ना? ओके, नेक्स्ट में ये इसके स्टेटमेंट था। एक और स्टेटमेंट, इसकी एग्जाम्पल थी ये वाली। यहाँ से आपके पास बर्जीलियस एक्सपेरिमेंट आ गया। तो अब ये बताइए, तमाम लोगों को दोनों लॉस क्लियर? हाँ जी, जल्दी से एक्सपेरिमेंट जल्दी से बताइए, सबको क्लियर? जी 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 लिख दें या नो, जो भी, यस जी क्लियर, ओके। आगे मजीद क्लियर, ओके, और मजीद क्लियर, समझ में आ गया अच्छी तरह से, शाबाश, वेल डन। ऐसी समझ में आ गया है, ओके, वरना बिरयानी और रायता, है ना, और जबरदस्त हो जाएगा ये, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे तीसरा लॉ, इजाजत है? हाँ जी, इजाजत है आप लोगों को? तो अब ये तीसरा लॉ डिस्कस करना है। ठीक है, हाँ जी, सबको क्लियर हो गया इंशाल्लाह, आई होप। चले जी, इजाजत कर दी आप लोगों ने, और ये आ गया आपके पास लॉ नंबर 3। अब ये जैसे जैसे आपके पास लॉ इस्तेमाल होते रहेंगे, काम चलता रहेगा, वक्त के साथ में आता रहूंगा, तो आप लोगों को ये मजीद लॉज जो है वो इंशाल्लाह ताला, अल्लाह पाक के हुक्म से इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम इसको समझाते रहेंगे, और आपको इंशाल्लाह ये क्लियर होता रहेगा, ठीक है। चले जी, अब कौन सा लॉ है आपके पास? जॉन डेल्टन्स, जाना पहचाना नाम, है ना? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये जनाब साहब की तस्वीर, पब्लिश बाय, दिस इज कॉल्ड जॉन डेल्टन्स। बहुत दफा इसका नाम सुनने में आएगा, जॉन अंकल का, हाँ हाँ, जॉन अंकल, है ना? अंकल बने हुए भी हैं ये, शायद ये मूछें रखना भूल गए थे, इनकी मूछें लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ से इनकी छोटी सी दाढ़ी निकाल लेते हैं ऐसे करके, ये वाली है, इस तरह ट्रायंगल शेप के अंदर, और ये जनाब इनके ऊपर, यहाँ के ऊपर ये एक आंख से काना कर देते हैं, सही है। तो ये आपके पास हो गए लॉ ऑफ मल्टीपल, मल्टीपल है ना, ये देखें, एक दो तीन चार, एक से ज्यादा आ गए तो इसे कहते हैं मल्टीपल, है ना? देख लें, एक साथ मैंने पिक्चर बना दी इनकी, तो इसे कहते हैं मल्टीपल, ठीक है, एक से ज्यादा। हद है बेचारा। तो ये जो हो गया जॉन डाल्टन, इसने भी तो हद कर दी ना। नजर लग जाए नहीं है, हाँ, अंकल नू, सही है। तो जो जॉन डेल्टन है आपके पास, यहाँ पर इसने क्या किया, इसने हमारी आदत ने हराम कर दी पढ़ाने के बाद, क्योंकि हमें लॉ पढ़ने पहले वो लिवाइजर आ गया था, फिर दूसरा वाला आ गया, अब ये तीसरा वाला आ गया। इसने तो एटम के स्ट्रक्चर बारे में बहुत कुछ बताया। तो बड़ी दुखी आत्मा थी सारी ये, जो हमें दुख देते गए और हम दुख सहते गए, ठीक है। तो अब इसका दुख सहते हैं। तो ये क्या है, ये है लॉ ऑफ मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है एक से ज्यादा, यानी कि ये लॉ उन तमाम एलिमेंट के लिए है जिसमें एक रिएक्टेंट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन सकते हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर फर्ज कीजिए जनाब, ये है मेरे पास कार्बन, ठीक है, और जब इसका रिएक्शन हम कराते हैं बच्चों ऑक्सीजन के साथ, तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें आपके पास चांस होता है कि इससे बन सकती है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकती है ना? और बहुत ज्यादा चांस इसका ये भी हो सकता है कि इससे बन सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड भी, CO जिसे आप कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये लॉ किसके लिए हो गया, ये लॉ उसके लिए हो गया कि जिसमें एक रिएक्टेंट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो बन सकते हैं, उसे कहते हैं मल्टीपल। तो मल्टीपल का मतलब हो गया एक से ज्यादा प्रोडक्ट चीजों का बनना, यानी कि चांसेस होना, है ना। मिसाल के तौर पर
जब मैं अगर मिलाता हूं हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन के साथ, जब इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं तो इसका मोस्टली चांस ये भी हो सकता है कि इससे बन सकता है H2O2 भी बन सकता है ना। इसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड। और इससे ये भी बन सकता है आपके पास, जिसे आप कहते हैं H2O भी बने, पानी भी बन सकता है ना। तो एक रिएक्टेंट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट का बनना, तो ये लॉ उन तमाम एलिमेंट के बारे में है या उन तमाम चीजों के बारे में है जिसमें एक रिएक्टेंट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन सकते हो। कहानी सुनाएंगे, भी टाइम लगेगा कहानी सुनाने के अंदर, इसकी भी सब्र कर लो जरा। अभी तो वो डुप्लीकेट फिल्म देखी होगी ना शाहरुख खान की, दो शाहरुख खान आए होते हैं, डुप्लीकेट डुप्लीकेट आ रहे होते हैं, डुप्लीकेट भाई होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी में उनके फर्क आ रहा होता है। एक शरीफ होता है, एक बहुत चटर होते हैं। तो आएंगे इसके ऊपर भी, अभी कहानी भी सुनाएंगे, घबराओ नहीं, ठीक है। तो स्टोरी भी आ जाएगी, परेशान ना हो। अभी तो सिंपल ही समझना है कि आपने कि लॉ है क्या असल, ठीक है। तो ये बात आप समझ लें कि ये लॉ ज्यादातर अच्छा हुआ नहीं देगी, वरना हम क्या करते हैं, जुड़ो सलमान खान को लो, चलो सलमान खान को ही समझ कर लो, तो बस खुश, ठीक है। खैर, बाद में बात करते हैं उस पर, सही है। तो ये लॉ, हाँ सही, अपनी शक्ल शीशे में देख लो बस, सही है, तो जुड़वा हो जाओगे तुम लोग भी। तो ये लॉ नॉर्मली उन तमाम एलिमेंट्स के बारे में है जिनमें एक रिएक्टेंट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो बन सकते हो। ये लॉ उनके मुतालिक है आपके पास, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको दो तीन मिसालें ऐसी दे दी यहाँ पर। इसी तरह अगर फर्ज करें कि ये आपके पास नाइट्रोजन है और जब इसका रिएक्शन आप करा रहे हैं मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ, तो नॉर्मली चांस इसका ये भी हो सकता है कि इससे आपके पास NO भी बन जाए, NO2 भी बन जाए, है ना, NO2 बन जाए, या इससे आपके पास NO भी बन सकता है, वगैरह वगैरह। तो लिहाजा ये उन चीज़ों के बारे में है, NO खाली NO, ठीक है, ये 2 नहीं है, 2 पर लगा दिया, तो ये मल्टीपल के लिए है आपके पास। तो इसके मतलब है कि मल्टीपल का मतलब हो गया ये एक से ज्यादा। तो ये लॉ उस वक्त हम उन एलिमेंट डिस्कस करेंगे सिर्फ उन एलिमेंट के लिए हैं जिनसे एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन सकते हो। तो एक बात तो आपको क्लियर हो गई कि मल्टीपल यानी कि आप पहचान लोगे किसी एलिमेंट के अंदर के यहां पर कौन सा लॉ जो है वो अप्लाई हो रहा है। ये बात तो आपको क्लियर हो गई है, ठीक है, कि किस जगह आपके पास कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या आपके पास, ये लॉ ये रहा, ठीक है। लॉ क्या कह रहा है जनाब, लॉ ये कह रहा है कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, दोबारा बता देंगे कल, कोई ऐसा मसला नहीं है, अभी टाइम बचा नहीं है, वो भी समझ में आ जाता देंगे, कि घबराओ नहीं, असरा बता देंगे दोबारा से, कांस्टेंट वाला भी, डोंट वरी, हम बैठे हुए, घबराओ नहीं, ठीक है। When two elements combine to form more than one compound, जब दो एलिमेंट से क्या होता है, एक से ज्यादा कंपाउंड बनेंगे, है ना। अभी मैंने आपको बताया कैसे, क्या कहा गया, द masses of one element which combine with the fixed mass of the other element are in ratio of small whole number or simple multiple ratio। अब चूंकि अभी थोड़ा टाइम बचा नहीं है मेरे पास, तो ये जो लॉ होगा हमारे पास, इस लॉ को हमने कल जो है वो डिस्कस करना है, ठीक है। आज का काम मैं ये रखूंगा, कुछ सर ने कुछ आपसे बात करनी है, तो ये जो लॉ होगा तीसरा वाला, ये इंशाअल्लाह अजीज कल इसको हम डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। तो अभी सर कुछ बात करेंगे, तो जब तक के लिए फिर मैं सर को दूंगा
अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? काइंडली कंफर्म कीजिएगा बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? चलें, असरा मुख्तार ने कंफर्म कर दिया कि भाई मेरी आवाज़ आ रही है। ठीक है बेटा, थैंक यू। अच्छा बेटा, आज आपके साथ बैठने का मकसद एक दफ़ा ये है कि अभी ईद की छुट्टियाँ आ रही हैं थोड़ी-सी, और उसके बाद आपके कुछ जो प्लान हमारे हैं उसको आपके साथ डिस्कस किया जाए, ताकि आपको भी अंदाज़ा हो कि हम क्या कर रहे हैं आपके लिए और कैसे हो रहा है। ठीक है? तो सबसे पहले तो ये कि जो टेस्ट की रूटीन है और चीज़ें हैं वो भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मंथ से शुरू कर रहे हैं, ताकि फिर आपकी जो वीकली टेस्ट के हिसाब से चीज़ें मैनेज होती हैं, वो उस हिसाब से आपको टेस्ट हुआ करेगा, और उसको भी आपके आईडी के साथ कंट्रोल किया जाएगा। माशाल्लाह मैं यहाँ देख रहा हूँ अक्सर बच्चे जो हैं वो अपने आईडी के साथ ही लॉगिन हैं, तो यही प्रैक्टिस रखनी है। ये वन ऑफ द रीज़न मैं इस आज जो बात कर रहा हूँ वो इसी लिहाज से कर रहा था, ताकि वो तमाम बच्चे जो यहाँ पे आ रहे हों और हमें जॉइन कर रहे हैं, वो कोशिश करें कि वो अपने आईडी के साथ जो ईमेल एड्रेस हमने बनाया है उसके साथ करें। इकरा फ़ातिमा है, इकरा जवाद हैं, ये बगैर आईडी के साथ हैं हमारे साथ इस वक़्त। तो कोशिश कीजिए बेटा नेक्स्ट टाइम से जब आप लॉगिन हो ज़ूम के साथ हमारे क्लास में, तो आपने जीमेल आईडी के लॉगिन जो हमने आपको बना के दिया है या आपने बनाया है हमारे कहने पे, उस आईडी के साथ लॉगिन हो, ताकि आपकी अटेंडेंस और चीज़ें हम उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकें। होपफुली मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, अगर नहीं है तो आप मुझे क्वेरी ज़रूर कर सकें ताकि हम उसको देख लें। ज़ैनब फ़ातिमा भी हैं, वो भी अपने आईडी के साथ नहीं है, तो प्लीज़ बेटा आप उसको कर लीजिएगा। आपने कहा जी सर, आगे ज़बरदस्त, एक चीज़ ये मेरी क्लियर हो गई। दूसरी बात ये है कि बेटा कुछ बच्चे परेशान हो रहे थे अबाउट जो सिंध गवर्नमेंट की जो लॉ आया था, और अभी तक वो इतनी ऑथेंटिकेटेड में तो नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों की परेशानी देखते हुए हमने उसको इनकॉर्पोरेट किया और आपसे कहा था कि हम मैथ और फिज़िक्स को आपके कोर्स का हिस्सा बनाएँगे और हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो हमने प्लान कर लिया है, नेक्स्ट जैसे ईद के बाद से आपकी क्लासेस शुरू होंगी, तो उस वीक से आपको नया स्केड्यूल मिल जाएगा, और उसमें हम कोशिश करेंगे कि आपकी क्लासेस शुरू कर दी जाएँ, जो फिज़िक्स की और मैथ की होगी बेटा। ऑब्वियसली 2 क्लासेस जब ऐड हो रही होंगी फिज़िक्स और मैथ की, तो इसको हमें फ़ीस थोड़ी-सी रिवाइज़ करने की बात होगी, लेकिन अभी क्योंकि पैंडेमिक है और चीज़ें हैं, परेशानियाँ हैं पेरेंट्स के लिए, तो इस बात को करियर हमेशा आप लोगों के साथ होता है और चीज़ों को देख रहा होता है। तो अभी जो पैंडेमिक है और हमारा ऑनलाइन क्लास जब तक चल रही है, तो हम इस फ़ीस को रिवाइज़ नहीं करेंगे। हम फ़ीस को वही रखेंगे जो आपसे हम ले रहे हैं, और उसी फ़ीस पे हम आपकी फ़िज़िक्स और मैथ की क्लास को इंशाल्लाह ऑन कर देंगे आने ईद के फ़ौरन बाद से। हाँ, लेकिन जब हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू होंगी और हम इसको लेके चल रहे होंगे प्रॉपर तरीके से, तो बेटा ऑब्वियसली ये फ़ीस थोड़ी-सी रिवाइव होगी, जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, और वो फिर वो आपको मंथली बेसिस पे करना पड़ेगा उसको। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं अटेंडेंस सेंस में देख रहा था बेटा, क्या वजह है कि बच्चे जो हैं वो प्रॉपर तरीके से क्लास में अटेंड करने नहीं आ रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि बेटा प्रॉपर तरीके से क्लास में आएँ, ताकि चीज़ों को मैनेज किया जा सके। ये ना सोचें कि ये रिकॉर्डेड लेक्चर मुझे मिल जाएगा और मैं इसको देख लूँगी। बेटा बहुत सारी चीज़ें वो होती हैं जो हम करना चाहते हैं, और वो रिकॉर्डेड चैट में बात हो जाती है, दूसरी चीज़ों पे बात हो जाती है, तो वो चीज़ें समझ नहीं आएँगी फिर आपको। तो कोशिश ये क्या करें, क्लास अटेंडेंस के साथ आप को मैनेज करें और उस तमाम लेक्चर्स को प्रॉपर अरेंज करें। वरना फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये रहेगा कि बेटा कि वो जो लेक्चर्स हम आपको प्रॉपर तरीके से रोज़ाना के बेस पे हम आपको लोड करके दे रहे हैं, वो फिर मैं उसको रोक दूँगा, ताकि वो बच्चे जो सिर्फ़ इस चक्कर में कि वो लेक्चर तो अपलोड हो जाएगा, मैं उसको नहीं अटेंड करी, बाद में कर लूँगा या कर लूँगा। तो उस पोज़ीशन में नहीं है हम कि वो इस चीज़ को कर सकें, तो फिर हम आपको 3 या 4 दिन या 5 दिन के बाद वो लेक्चर शेयर करेंगे, ताकि फिर वो बच्चे का भी पता चलेगा नहीं जी अटेंडेंस हो रही है। हाँ, मजबूरी बेटा ज़रूर है, इसलिए हम इस चीज़ को फैसिलिटेट कर रहे हैं आपको, कि बाद इलेक्ट्रिसिटी में, नेटवर्क में और चीज़ों की वजह से आप लोगों के साथ प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम उसको मैनेज करते हुए इंशाल्लाह शेयर कर रहे हैं। तो अगर आपकी अटेंडेंस प्रॉपर रहेगी, तो फिर हम इसको इंशाल्लाह जिस तरह से हम चल रहे हैं उसी तरह से चलेंगे, वरना फिर हमें उसको दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, जो कि ना मेरे लिए अच्छा है, ना आपके लिए अच्छा है बेटा। तो कोशिश ये करें कि तमाम बच्चे जो हमारे साथ हैं वो क्लास अटेंडेंस को प्रॉपर रखें, ताकि हम इसको प्रॉपर तरीके से कर सकें। बेटा कोई क्वेश्चन आप लोगों को है तो वो ज़रूर करें, मेरे पास 1-2 पॉइंट्स और हैं, वो मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो उसके हिसाब से मुझे भी मुझसे बात कर लें। चैट बॉक्स में भी लिख दीजिए अगर कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में है। ईद की छुट्टियों के लिहाज से मैं पूछना चाह रहा था, आप लोगों को कितनी छुट्टियाँ चाहिए बेटा ईद के लिए? वो भी अनाउंसमेंट ज़रूरी है, वो भी हम उस हिसाब से देख रहे हैं। मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा? गवर्नमेंट की छुट्टी फ्राइडे, सैटरडे, संडे है बेटा, तो और ईद का तीसरा दिन हो रहा है मंडे। तो एवरीबॉडी हियरिंग मी? कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है? इकरा जवाद या मुझे बहुत खुशी हुई, नूरुल ऐन कह रही हैं कि भाई बहुत नुकसान हो गया है, आप 3 दिन की छुट्टियाँ दें सिर्फ।
बहुत खुशी हुई मुझे, वरना मैं जिन सेक्शन में जाके पढ़ रहा हूँ वहाँ तो ये कह रहे हैं कि सर ये इस तरह कर लें, उस तरह कर लें और इसको एक्सटेंड करें, कम से कम 1 हफ्ते की तो होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को देखते हुए मैं अभी आपके सेक्शन में आया था ताकि मैं बात करूँ, ताकि इसको हम फाइनल कर रहे हैं तो हम आपको अनाउंस भी करूँ इस हिसाब से। बेटा सही है, बोर्ड की तरफ से आया था, बोर्ड की तरफ से पहले भी आया था और हम इसी को ऑनर करते हुए मुख्तलिफ सेंटर्स इसको फॉलो कर रहे हैं। तो वो इस बेस पे आप लोग भी परेशान हो रहे थे, तो हमें भी इस चीज़ को देखते हुए हमने कहा कि नहीं इस चीज़ों को हमने क्लियर करना है, तो इसलिए हम इसको फिज़िक्स और मैथ को लेके चल रहे हैं इंशाल्लाह इस सफ़र से। तो आप जैसे ही ईद के बाद आएँगे और जब क्लासेस होंगी तो इंशाल्लाह वो रूटीन में शामिल हो जाएँगी उसी वीक से और आप उसकी फिज़िक्स की क्लास और मैथ की क्लास भी इंशाल्लाह एंटरटेन हो रहे होंगे। ठीक है? तो बाकी एक तो आईटी के लिहाज से मैंने आपको बता दें कि बेटा मेरी दुआ तो ये है कि भाई आप लोग फिज़िकली यहाँ आएँ और हम इसको अच्छी तरह से मैनेज करें, लेकिन जो अभी के हालात लग रहे हैं वो अगस्त में तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि आप सेंटर किसी तरह भी खोलें और एसओपी के साथ भी खोलें। वो सितंबर की बात हो रही है तो अब दुआ करें, हम सब 2 मिलके दुआ करते हैं कि जो सितंबर का महीना हो हम सबके लिए सही हो और आप फिर आप लोग यहाँ फिज़िकली अभी आएँ और हम आपकी क्लासेस सही तरीके से कंडक्ट कर सकें, इंशाल्लाह। बेटा छुट्टियाँ कितने दिन की होगी? हाँ, मैंने उसको थोड़ा-सा एक्सटेंड ज़रूर किया है हमने। दरअसल ईद का तीसरा दिन पड़ रहा है मंडे को और जो छुट्टियाँ गवर्नमेंट ने अनाउंस की है वो फ्राइडे से है। तो मेरी छुट्टियाँ जो है वो थर्सडे से हमने अनाउंस की है। जो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे के बाद संडे तो ऐसे ही आ गया। तो थर्सडे टू मंडे आपकी छुट्टी है। ट्यूसडे से आपने रेगुलर क्लास जॉइन करनी है और इंशाल्लाह हम बताएँगे क्योंकि अभी से मैं देख रहा हूँ कि जो दूसरी क्लासेस आप तो माशाल्लाह छोटे बच्चे हैं तो आपकी क्लास है, लेकिन जो बड़ी क्लासेस हैं वो आज से ही ड्रॉप होना शुरू हो गए हैं और लोग इसको जॉइन नहीं करें ज़्यादा तादाद में। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि बच्चों का ज़्यादा नुकसान उस सेंस में हो। तो जो हमने अनाउंस किया है वो इंशाल्लाह ये है कि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे यानी 5 डेज़ की ऑफ है जिसमें संडे आपका नॉर्मल ऐसा होता ही है ऑफ। तो ये 4 दिन की छुट्टियाँ आपकी एक्स्ट्रा आ रही हैं जो इसको ईद को एन्जॉय करेंगे। होप है कि जो चाँप वगैरह आप लोग खाएँगे उसमें हमें भी याद रखेंगे। नहीं, कल क्लास होगी बेटा, बिल्कुल होगी क्लास। टुमारो इज़ वेडनेसडे और यू हैव क्लास टुमारो। नूरुरैन कह रही हैं 5 दिन होता है बेटा, लेकिन अभी भी आप अगर फर्स्ट ईयर चीज़ों को देखें तो बहुत से बच्चों की बहुत तरह से है। तो मैंने थोड़ा-सा इसको मिनिमाइज़ किया है ताकि इधर आगे-पीछे से हम मैनेज कर लें। इंशाल्लाह परेशान ना हो, कोर्स को कंट्रोल के साथ अच्छी तरीके से ले ही चलेंगे। तो जो अभी ऑफिशियल और डे ऑफ आपकी आ रही है, वो आ रही है फ्रॉम थर्सडे ऑनवर्ड, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। अच्छा बेटा आप इन चीज़ों को मैनेज कर लें क्योंकि टेस्ट जो होता है वो ऑनलाइन ही होगा अभी फ़िलहाल जो अगस्त में है। तो आप लोगों की आईडी जिन्होंने हमारे कहने पे आईडी बना ली है वो दैट्स फाइन, अगर जिन्होंने अभी तक नहीं बनाई है और मैं उसको वेरीफाई कर लूँगा इंशाल्लाह तो गूगल क्लासरूम में आपकी एक्सेसिंग हो जाएगी और उसी आईडी से ही होनी है। तो अगर आपने उसको नहीं बनाया, मैनेज नहीं किया है तो प्लीज़ सरगनी से कम्युनिकेट करके अपनी आईडी को रीएश्योर करें कि हाँ जी तैयार है बिल्कुल, ताकि गूगल क्लास में आप लोग ऐड हो जाएँ और फ्रॉम नेक्स्ट वीक जब अगस्त में आप आएँ तो फिर हम आपके टेस्ट कंडक्ट कर रहे हों। ठीक है बेटा? तो टेक केयर, अपने दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा और करियर को याद रखिएगा। इंशाल्लाह अपना ख़्याल रखें, अपने वालिदैन का ख़्याल रखें। फिर बात होती है आपसे। ठीक है बेटा? इजाज़त है। हाँ, बिल्कुल ये आप कह रहे हैं क्लासरूम में कुछ अपडेट नहीं हुआ बेटा, जैसे ही आपकी तमाम की आईडी बन जाएगी, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगस्त में हम आपका टेस्ट ले रहे हैं, असाइनमेंट के बेस पे और टेस्ट ले रहे हैं, तो फिर वो अपडेट होगा वहाँ पे, अपलोड होगा और वो आपके साथ शेयर भी होगा। तो आप अगर आप गूगल क्लास में जॉइन कर चुके हैं, तो बहुत अच्छी बात है अपने आईडी के लिहाज से और नहीं किया है तो आईडी प्रॉपर कर लें ताकि वो आप में असाइन हो जाए आपको, गूगल क्लास जॉइन कर लें। फिर वहाँ पे जो भी हम पब्लिश करेंगे, वो आपको शेयर हो रही होगी। ठीक है? बेटा अपना ख़्याल रखिए, इंशाल्लाह फिर बात होगी। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम।